अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर है 2021। यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से एक बड़ा उदास कर देने वाला दिन है और उनके बारे में इतना कुछ कहा लिखा जा चुका है, मैं उस तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन कुछ ज़ाती यादाश्तें आपसे शेयर कर लेता हूँ। और आपको वैसे ओवरऑल एक ज़िंदगी अगर आप बेनज़ीर भुट्टो की देखें, एक बहुत ही गैर मामूली ज़िंदगी, यानी वो एक उनके वालिद वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म, यानी ये नहीं है कि मीर ज़फ़र अल्लाह जमाली जैसा वज़ीर आज़म, मतलब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म और पॉपुलर लीडर, अवाम से निकला हुआ। और उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड में उनका पढ़ना, फिर वो एक एतमाद जो किसी भी औलाद को हो सकता है जब उसका वालिद इतना पॉपुलर और इतना बड़ा लीडर हो। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी बेबसी देखी, अपने वालिद की बेबसी देखी, हुकूमत का जाना देखा, मार्शल लॉ लगना देखा, नज़रबंद रहीं, कैद रहीं, बेबसी से अपने बाप की जो कत्ल किया गया एक गुंडे ने बंदूक की नोक पर, और गुंडा भी वो जो यानी एहसान फरामोश, ऐसा यानी खुशामदी ज़ियाउल हक से बड़ा था ही कोई नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जितनी उसने खुशामद की चीफ़ बनने के लिए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ाहिर है कि मेरिट को नज़रअंदाज किया और उसकी खुशामदी टट्टू को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। उनके ख्याल में यह था कि ये इंतहाई चापलूस आदमी है, और खुशामदी आदमी जो होता है उसे अपनी नौकरी और पोस्टिंग का मसला होता है, इसने मेरे सामने क्या खड़े होना। भुट्टो साहब जैसा ज़ीरक सियासतदान भी उस मक्कार आदमी की खुशामद को नहीं समझ सका कि ये चापलूस आदमी जो खुशामदें कर रहा है ज़ियाउल हक, ये सबसे पहले, यानी ये वो सांप है जिसको दूध पिलाएंगे तो ये सबसे पहले अपने दूध पिलाने वाले को ही काटेगा, डसेगा। और यही ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया। और जिसके बाद ज़ाहिर है कि मोहतरमा ने अपने वो बेबसी का सारा वो एक आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो बीती होगी, जिसके बाद फिर वो अदालती कत्ल के बाद फिर इनको बाहर जाने की इजाज़त मिली, बहुत सदमे में ये निकली। फिर इनके जमा साल भाई जो हैं शाहनवाज़, उनकी मौत का सदमा इनको देखना पड़ा। मुर्तज़ा जो इनका एक भाई था वो बाद में सियासी रास्ते अपने लैदा करके अफ़गानिस्तान में वो एक और जज्बाती रद्द अमल था, ज़ाहिर है उसका बाप के साथ जो जुल्म हुआ था उसके नतीजे में रद्द अमल, एक जज्बाती आदमी का जो रद्द अमल होता है वो एक जज्बाती आदमी का रद्द अमल था कि वो एक टेररिज्म की तरफ चल पड़ा, और उसने एक टेररिज्म के ज़रिए उसने कहा कि मैं यानी कोई इनकलाब वगैरह लेकर आऊँगा, जिसकी कोई कैपेसिटी थी ना, पीछे कोई थिंकिंग थी ना, कोई यानी कुछ भी नहीं था। तो बेचारा वो भी सारी की सारी तारीख नाकाम होने के बाद जो है वो जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में कराची में उनको कत्ल किया गया, वो भी एक बेबसी की एक अजीब मिसाल है। पुलिस ऑफिसर्स वो सारे लोग, किसी को कुछ यानी कोई काबिल ज़िक्र कोई मुकदमा नहीं, कोई इंसाफ होते हुए किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि मोहतरमा, जब थोड़ा मैं आपको बताऊं कि जब ये 1988 में वज़ीर आज़म बनी तो उसके बाद राजीव गांधी गुडविल के जस्चर के तौर पर भारत से वो इंडिया आए, मतलब सॉरी इंडिया से वो पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर आए। ज़ाहिर है कि उनके ख़ानदान के साथ भुट्टो ख़ानदान का और यानी गांधी ख़ानदान का एक लेगेसी है, और वहाँ चूँकि इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला मुआहिदा किया था तो वो भी एक राजीव ने ज़ाहिर अपनी वालदा से सुना था, मतलब इधर इनके वालिद थे। तो वो एक बहुत अच्छा हमें यानी इज़्ज़त के साथ एक कश्मीर डिस्प्यूट को सेटल करने का बड़ा इज़्ज़तदार बावकार मौका पाकिस्तान के पास आया था कि मोहतरमा कि अगर सिविलियन हुकूमत की उस वक्त आइनी जो उनका हक था उस हुक्मरानी को, लीडरशिप को तस्लीम कर लिया गया होता, तो मोहतरमा ने हमें 88 में ही इंडिया के साथ हमारा एक पीसफुल एग्रीमेंट के साथ कश्मीर सेटल हो जाता। और जिन टर्म्स पे हमने कोई फिर ये 30-32 साल बाद जाके जूते खा के उन्हीं टर्म्स पर, बल्कि उससे कहीं यानी सख्त यानी शराइत पर हमने जो हल अब कबूल किया है, इससे बहुत बेहतर हल और कहीं इज़्ज़त के साथ मोहतरमा हमें 1988 में लेकर दे देती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इन 32 सालों में, तकरीबन 32-33 साल, यानी इंडिया के साथ अगर हमारे नॉर्मल लेवल, ना तो इंडिया उतनी बड़ी उस वक्त ताकत थी, ना हम इतने कमज़ोर और जूते खाए हुए थे। यानी दुनिया हमें इतना बड़ा मक्कार और फ्रॉडिया नहीं समझती थी उस वक्त जितना आज समझती है। तो कहीं बेहतर यानी हमारे इंडिया के साथ मामलात होते, कश्मीरी कितने बच जाते जिनको फिर इंडियन आर्मी ने, ज़ाहिर है उन्होंने अपने ऑर्डर्स ओबे किया और उन्होंने जिस तरह फिर होता है म्यूटनी के साथ वो उन्होंने किया। लेकिन अगर ये म्यूटनी ना पैदा होती, एक बावकार इज़्ज़तदार हल मिल जाता, तो ज़ाहिर है कि लेकिन जज्बाती बंदूक हमारे यहाँ, वो राजीव गांधी वहाँ आए हैं और एक शोर मच गया। वो जनरल हमीद गुल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके साथी और ज़ियाउल हक की बाकियात, नवाज शरीफ भी उस वक्त उसमें शामिल थे।
कि जी बस कश्मीर बेच दिया और भुट्टो की बेटी ने वो पाकिस्तानी कौम का वक़ार, और राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने इस तरह से देखा बेनज़ीर भुट्टो को और उन्होंने शर्मा के नज़रें झुका ली, पाकिस्तान हार गया, मुसलमानों देखो क्या हुआ, हिंदू के सामने तुम्हारी वज़ीर आज़म ने बेच दिया, कश्मीर बेच दिया और हम ये नहीं होने देंगे, ये पाकिस्तान से गद्दारी है, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है। वो गद्दारी करते करते उनको तो करप्शन चार्जेस पे कर दिया फारिग, हालांकि उनके ज़माने की करप्शन ज़ियाउल हक़ की करप्शन के मुकाबले में कुछ थी ही नहीं। मैं दिफा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मवाज़ना कर रहा हूँ। लेकिन कश्मीर उसके बाद उनको जिस तरह से फारिग किया गया और दोबारा से वही कश्मीरी लॉट और एक नया जहाद और वो एक अजीब मामला, जूते खा के हज़ारों लोगों को मरवा के और खड़े फिर वहीं हैं। अच्छा आगे चलें। मोहतरमा ने फिर वो एक गुर्ज और फ़न सीख लिया था, जाहिर है कि जब वो पहली हुकूमत उनसे गई, उन्होंने बाहर समझौते करके पहली हुकूमत भी ली थी, लेकिन वो समझौते भी कामयाब ना हो सके। आगे जाके फिर जाहिर है उन्होंने एक ड्राइंग रूम या पावर पॉलिटिक्स जब ज़्यादा उन्होंने सीख ली, तो फिर ये अलग बात है कि उन्होंने उसी गुलाम इसाक़ खान से, जिसने खुद उनकी असम्बली तोड़ी थी, लेकिन बतौर सियासतदान उनका कमाल यह था कि उसी गुलाम इसाक़ खान को जाकर उन्होंने कन्विंस कर लिया कि अगर आप नवाज शरीफ की असम्बली भी तोड़ देंगे तो आइंदा इलेक्शन में हमारे सदारती उम्मीदवार यानी पीपल्स पार्टी के आप होंगे और आइंदा सदर भी आप होंगे। ये यकीन दिलवा के उन्होंने ज़ाहिर है असम्बली तोड़वा दी और उसके बाद फिर गुलाम इसाक़ घूमते फिरते रहे। लेकिन आप मतलब, और ज़ाहिर है फिर फ़ारूक लगारी को लेकर आई, लेकिन फ़ारूक लगारी ने भी बाद में ज़ाहिर है उनकी हुकूमत तोड़ दी। तो बहुत बड़ी ट्रेजडीज़ हैं, बड़ी गैर मामूली कामयाबियाँ हैं, बड़ी गैर मामूली ट्रेजडीज़ हैं। उसके बाद वो साल साल की एक कंपेन है, मतलब इनकी जब 96 में असम्बली टूटी है, फिर मोहतरमा फिर वो एक तवील अपने शौहर से उनकी दूरी, साल साल शौहर का जेल में रहना, और आप देख लीजिए कि मोहतरमा की अकेली ज़िंदगी, यानी बच्चे वो दुबई में पाल रही हैं और कभी जेल धक्के खा रही हैं, बचपन भी जेल के धक्के बाप की वजह से, बाप ने भी जेल के धक्के शौहर की वजह से, और फिर जान और इज़्ज़त बचा के वहाँ से भागना, और फिर उसके बाद एक तवील अरसे अकेले रहना। और दुनिया भर में उनके दोस्त फैले हुए थे, लेकिन मजाल है कि उनके किरदार के हवाले से कोई एक स्कैंडल, कोई एक ख़बर, कोई एक तस्वीर सामने आ सकी हो, यानी ये उनका किरदार था। कोई कभी उन्होंने आँच नहीं आने दी। हालांकि उसका उन्होंने इसका एक इंटरव्यू में इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि वो एक जवान खातून है, ज़ाहिर है उनका शौहर को उनके पास होना चाहिए, और लेकिन वो नहीं है, तो जिस कर्ब से वो गुजरती हैं उसका उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र भी किया है। मुझे उनका इंटरव्यू करने का इत्तफाक हुआ था जब वो पाकिस्तान 2008 में जब वो गई, तो उससे पहले यहीं लंदन में रहमान मलिक के फ्लैट में मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो मुझे याद है कि वो बहुत एक्साइटेड थी, और वो इंटरव्यू देने से पहले उन्होंने कहा कि वो देखें ना जी, वो वहाँ पे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ज़ाहिर है उनका इक़्तिदार था, परवेज़ मुशर्रफ जिस तरह अपने कोर कमांडर्स के साथ बैठकर मशवरे करता है, मैं भी अपने कोर कमांडर्स के सामने इंटरव्यू दूंगी, और ये देखें नहीं कि ये मेरे कोर कमांडर हैं। तो कोर कमांडर कौन थे? फ़रतुल्लाह बाबर साहब, शहरी रहमान, नाहिद खान, ख़ुद रहमान मलिक शायद उस दिन वहाँ थे या नहीं, वो भी थे, हाँ वो भी थे। तो ये इनको बिठा के उनके सामने फिर उन्होंने, मुझे याद है कोई 5 E's के लिए, बहुत 5 E's कोई उनका उन दोनों नारा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एनर्जी, एजुकेशन और 3 E गालिबन एम्प्लॉयमेंट, एक E था। तो वो उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया हुआ था, जैसे कोई अपना पसंदीदा शेर बार बार दोहराता है ना, तो उस महफिल में वो मोहतरमा बार बार वो 5 E's वाला बात को दोहरा रही थी। उन्होंने बड़ी तवील मुशक्क़त करके, दुनिया भर के दौरे करके अपने दोबारा इक़्तिदार के लिए राह बनाई, और वो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज़म को फेस कैसे करना है, इस भयानक ख़तरे को, उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल उसकी ओनरशिप ली और सामने खड़ी हो गई। और वो बिल्कुल मामला यानी तैयार हो गए। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को मजबूर किया कि वो उनको आके मिले, और उसके बाद पाकिस्तान वापस जाने के लिए उन्होंने यानी पाकिस्तान की अशराफिया पर दबाव डालकर यानी उन्होंने ये पोजीशन हासिल कर ली थी। वो लैंड हुई, लेकिन जाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ ने पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि आपकी सिक्योरिटी का दारोमदार इस बात पर है कि आपके ताल्लुकात मुझसे कैसे होंगे। इन अंदाज़ा लगाए गुंडागर्दी की इंतहा क्या है। और उसके बाद उनको थ्रेट वार्निंग्स वगैरह बहरहाल थे, लेकिन बहुत बहादुर खातून थी वो, और फाइनली आज के दिन वो शहीद कर दी गई। आखिरी तकरीब भी उनकी ज़ाहिर है कि बड़ी जोश और जज्बे से भरी हुई थी। मैं कराची में था जब उनका ये भयानक हमने खबर सुनी, और वो 3 दिन कराची में दिन और रात गुजारना, यानी उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंगशुदा इलाके में हैं। और मेरा जो फ्लैट था वो बिलावल चौरंगी पे था, यानी ये कि बिलावल हाउस है जहाँ ये CVU के पास, उसके बिल्कुल सामने जो फ्लैट्स हैं वहाँ मेरा फ्लैट था। तो बहुत शदीद ज़ाहिर फायरिंग और गाड़ियाँ जल रही हैं, बसें जल रही हैं। पाकिस्तान वो 2 या 3 दिन किसी के काबू में नहीं था, और उस जज्बाती माहौल में, उस तनाव में जब यह आवाज़ उठी आसिफ सरदारी के सामने नौडेरों में कि पाकिस्तान ना खपे, उस वक्त उस माहौल में आसिफ सरदारी का आगे बढ़ के ये कहना कि पाकिस्तान खपे,
ये वो तारीख़ी जवाब था आसिफ अली ज़रदारी का, जो पाकिस्तान की बहुत बड़े नुकसान से बचा गया। ये अलग बात है कि वही आसिफ ज़रदारी अब फिर ख़ुद भी तंग आए हुए हैं। तो बस वीला इस बात पर ख़त्म करते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत गैर मामूली किरदार थी पाकिस्तान का, और जिस बर्बरियत और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी कौम का आज दुनिया भर में तारुफ है, उसमें ये वही कौम, उसी कौम से वोट लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पूरी मुसलमान दुनिया में पहली मुसलमान वज़ीर-ए-आज़म बनी। अब देखिए कहाँ एक पाकिस्तान का इमेज बन रहा था। यानी एक ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो मुसलमान होते हुए इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है, लेकिन इसके लोगों ने वोट देकर एक खातून को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। इससे पहले यही मौका फातिमा जिन्ना के दौर में था, जब पाकिस्तानी कौम ने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था। बंदूक आई और उसने कहा कि नहीं, हम ये इजाज़त नहीं देते पाकिस्तान के अवाम को या उनके लीडरों को वो हमारा ऑर्डर ख़राब करें। यानी चाचे मामे तो पाकिस्तान के हम है ना, तो बंदूक लेके आ गए। यही चाचे मामे बाद में आए, बंदूक लेकर आए। जूते उन्होंने हमें पूरी दुनिया में पड़वाए हैं। खारजा पॉलिसी इनकी कुल्ली तौर पे नाकाम है। इकनॉमिक पॉलिसी इनकी सिरे से है ही कोई नहीं, मासिवाए जंग, और जंग में भी कोई हमारे पास एक भी कामयाबी नहीं है। टेररिज्म है सिर्फ, और टेररिज्म भी अब ऐसा है कि जूते खा खा के उन्हीं लोगों को जिनको हीरो बनाया था अब छुपा के रखा हुआ है। तो ये है वो बुनियादी तौर पे वजहें जिनकी वजह से आइन से छेड़छाड़ करने की सज़ा गद्दारी और मौत है। ये वजह है कि जब एक आदमी अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे से और खाली नेक नियति के साथ और इक़्तिदार के लालच में बंदूक लेकर बग़ैर अकल के, बग़ैर हुनर के, बग़ैर होमवर्क के झूठ बोलते हुए, यानी झूठ पर यकीन करते हुए आता है, तो फिर सच्चाइयाँ जब आकर उसको मारना शुरू करती है तो फिर ये होता है जो हमारे साथ हुआ है। मोहतरमा अगर आप ये तो खैर बात करना फजूल है कि मोहतरमा अगर पावर में आती तो फिर क्या होता, क्योंकि ऐसा ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके इंतकाल पे दुनिया भर में उनको दोस्तों ने बहुत, मुझे याद है कोंडोलेज़ा राइस समेत यानी तकरीबन दुनिया के तमाम, हिलरी क्लिंटन, सब ने बहुत यानी दुख का इजहार किया था। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी उम्मीद थी जो चली गई। आज का पाकिस्तान तो हमारे सामने एक बेबस सा मुल्क है, जिसका जी चाहता है हमें गाली निकालता है, जिसका जी चाहता है फैन उखाड़ के ले जाता है, जिसका जी चाहता है पाबंदियों की बात करता है, हमें गैर इस्लामी कह देता है, हमें कुफ्र का निज़ाम कह देता है, और हम सर झुका के गालियाँ खा के इसलिए सुनते हैं कि जवाब देने की ताकत ही नहीं रखते। तो ऐसे मुल्क में कैसे मजबूती होगी और क्या उसका मुस्तकबिल होगा। मोहतरमा अच्छा ही हुआ ये वाला पाकिस्तान देखने से पहले दुनिया से चली गई। बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, मतलब ये कि एक आदमी की साल साल एक इंसान की मेहनत, और जब उसके सामने उसका फल आ रहा था तो उसकी जान ले ली गई। चलिए, बहरहाल ये ज़िंदगी इसी का नाम है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।